अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एप्टीट्यूड सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारे इस चैप्टर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन समझनी होगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज जो है वो रेस्ट में होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है वो चार्ज के लिए यूज हुआ है और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जब चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह लिखा हुआ हो इलेक्ट्रोडायनेमिक, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज जो है वो मोशन में होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक भी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज जो है वो मोशन में होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। मजीद इस लेक्चर को बढ़ाने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप इस नंबर पर अपना नाम और अपने शहर का नाम सेंड करेंगे। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को समझने के बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल पार्टिकल ड्यू टू विच दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, ये स्मॉल पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आइए हम इसके बाद कूलम्ब्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन की ही बात करेंगे। याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में हम रिपल्जन को ही फोकस करते हैं क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो दो न्यूट्रल चीज़ों के दरमियान भी हो सकती है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर बात कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर बात की जाए तो मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्शन वाली होती है ना। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रिपल्जन को ही फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। जैसे ये दो सिमिलर चार्ज रखें, इनके दरमियान जो रिपल्जन की जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी इस चार्ज की अपनी कोई वैल्यू होगी, इस चार्ज की Q2 की भी अपनी वैल्यू होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जितना ज्यादा फासला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी इसके स्क्वायर के मुताबिक क्या होगी, कम होगी। देखें भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी। लेकिन यहाँ ये सिंपल रिलेशन नहीं है स्क्वायर का। मिसाल के तौर पर अगर दो चार्ज के दरमियान जो भी फासला है, अगर ये फासला हो जाता है डबल का मतलब हो गया 2, और ये रिलेशन है स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर होता है 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो 4 गुना कम हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर ये फासला 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो 9 टाइम कम हो जाएगी। इसी तरीके से यही फासला अगर 4 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो 16 टाइम जो है वो कम होती जाएगी। मतलब जितना फासला बढ़ता जाएगा, जितना फासला ये बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी, जितना फासला बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी इसके स्क्वायर के मुताबिक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी जितना ज्यादा फासला हम बढ़ाते जाएंगे इसके स्क्वायर के मुताबिक, इसके स्क्वायर के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू और कांस्टेंट। यहाँ जो के है ये शो कर रहा है कूलम कांस्टेंट को, क्या शो कर रहा है, कूलम कांस्टेंट को यहाँ शो कर रहा है। और के की वैल्यू, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मजीद इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके टेक्स्ट बुक के एक सवाल को बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक में जो पूरा न्यूमेरिकल आपने इंटर पे सोल्व किया होगा ये शॉर्ट टेक्निक से कैसे सोल्व हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। ओके भाई, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक का एक सवाल है यहाँ जो मेरे पास हैंड आउट में, ये आपके टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है नंबर 12। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस repel each other with a force of 0.2 Newton when they are 10 centimeter apart. Find the force which exert each on the other when they are 1 centimeter apart, B 5 centimeter apart. हमें कहा जा रहा है दो चार्जेस हैं वो अनइक्वल है, उनकी वैल्यू नहीं दी गई, और कहा जा रहा है उनके दरमियान, देखो यहाँ मेनली रिपल्जन को ही हम फोकस करते हैं, उनके दरमियान जो रिपल्जन की जो फोर्स थी वो 0.2 न्यूटन थी। When they are 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब दोनों के दरमियान जो फासला था वो 10 सेंटीमीटर था। हमें कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स which exert on the other when they are, हमें कहा जा रहा है फोर्स ही मालूम करके बताओगे when A 1 सेंटीमीटर अपार्ट, B 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उनके दरमियान कहा जा रहा है कि अगर फासला 10 सेंटीमीटर के बजाय अगर हम 1 सेंटीमीटर कर देते हैं तो अब फोर्स कितनी होनी चाहिए। इसी तरीके से कहा जा रहा है अगर 10 सेंटीमीटर के बजाय ये फासला 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो अब ये फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो अब देखो गौर से, फोर्स 0.2 थी, फासला था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को कर दिया 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या किया, डिस्टेंस जो है वो 10 गुना कम कर दिया, डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया है 10 गुना कम कर दिया। आपको मालूम है दोनों के दरमियान जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब डिस्टेंस जो है वो क्या किया है 10 टाइम्स जो है वो कम कर दिया ना, 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर दिया। तो मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब ये फोर्स जो होगी वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। भाई ये जितने गुना कम होगा ये उतने गुना बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्वायर का रिलेशन है। तो डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 10 गुना क्या हो गया, डिस्टेंस जो है वो 10 गुना क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर ये 10 गुना कम हो गया है तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो जो पहले जो फोर्स होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी है, 0.2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाती है 20। देखो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में आपने बाकायदा पूरा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की होगी, वैल्यू पुट की होगी और आंसर लाया होगा। एप्टीट्यूड में सिंपल सवाल देखा, आपने देखा 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर दिया है, लिहाजा ये फोर्स जो है वो 100 टाइम्स क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आंसर आ गया 20 न्यूटन। इसी तरीके से दूसरे में कहा जा रहा 5 सेंटीमीटर, 10 से क्या किया है, इसको आधा कर दिया है। क्या किया है, 10 से क्या किया है, इसको आधा कर दिया, हाफ का स्क्वायर लगाओ, कितना होगा 1/4। अगर ये डिस्टेंस जो है, देखो भाई 10 सेंटीमीटर से ये आधा हो गया ना, आधा का मतलब जो है हाफ का मतलब हाफ के ऊपर स्क्वायर लगाओ 1/4। अगर ये 1/4 हो रहा है तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है, हाफ है आधा हो गया है तो आधे का मतलब हाफ है, हाफ के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा 1/4। अगर ये 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसकी जो भी वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 0.8। नजर आ रही है कूलम्स के रिलेशन का फायदा। कूलम्स लो अच्छा सा समझा होगा, सवाल देखा बगैर कैलकुलेशन के क्या कर दिया आपने, इसका आंसर दे दिया। तो 20 न्यूटन और 0.8 न्यूटन ये आपकी टेक्स्ट बुक का, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये न्यूमेरिकल था जो कि आप एक लंबे मेथड से करते हो। सवाल को देखते ही आपने बगैर पेपर पेन के क्या किया है, इसका जवाब दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो कूलम कांस्टेंट है ना, ओके भाई, अगर हम बात करते हैं ये जो कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस के की वैल्यू हमारे पास एक और भी है, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर।
जिसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर की क्या है, ये वैल्यू है। मिसाल के तौर पर समझाता हूं, दो चार्ज के दरमियान रिपल्जन की फोर्स थी ना, जैसे जैसे मैं इसको करीब लाता हूं रिपल्जन की फोर्स स्क्वायर के मुताबिक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी हमने कूलम पढ़ा ना। लेकिन अगर इसके दरमियान मिसाल के तौर पर अगर इनके दरमियान कोई चीज रख दी जाए, मिसाल के तौर पर किताब रख दी जाए, तो क्या अब रिपल्जन की फोर्स वो होगी? जवाब है नहीं। दरमियान में मीडियम कौन सा है वो भी मैटर करता है। अब तक यहां मीडियम का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब जो है वो यहां मीडियम की बात होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर या फ्री स्पेस है तो उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां हम इस के की जगह ये वैल्यू क्या रखते हैं, पुट कर देते हैं। अब याद रखिएगा एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस की जो वैल्यू है ये क्या है, सबसे कम है। एयर और फ्री स्पेस की जो वैल्यू है ये क्या है, परमिटिविटी की सबसे कम है। इसके अलावा कोई भी मीडियम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा ही होगी। अब देखो भाई, ये फोर्स और परमिटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फोर्स और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी सबसे कम वैल्यू एयर और फ्री स्पेस की है। कोई और मीडियम अगर दरमियान में लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हवा और फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम लेकर आएंगे उसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर उसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस व्हेन देयर इज इंसुलेटर अदर देन एयर बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी जब दो चार्ज के दरमियान एयर या फ्री स्पेस के अलावा, दो चार्ज के दरमियान एयर या फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम जब हम लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब एक एप्टीट्यूड का खतरनाक एमसीक्यू में आपको समझाता हूँ। चले भाई, अब जो है वो एप्टीट्यूड में अक्सर सवाल जो है ना इतने शरीफाना नहीं होते, खतरनाक सवाल भी होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वाला एक सवाल आपको समझाता हूं। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन इफ each charge is moved towards the other by 0.01 meter then the force between them will become। हमें कहा जा रहा है कि दो चार्जेस है, उनके दरमियान जब फासला था 0.06 मीटर तो उस वक्त इनकी जो फोर्स थी वो क्या थी, 5 न्यूटन। हमें कहा जा रहा है इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर। अब हर चार्ज जो है, ये दो चार्ज थे, 0.06 मीटर का फासला था, ये वाला चार्ज जो है वो 0.01 मीटर करीब आया और ये भी 0.01 मीटर करीब आया। हमें कहा जा रहा है कि अब फोर्स कितनी होगी। तो मैं आपको यहाँ इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, एमसीक्यू को भी कोशिश करता हूँ मैं सामने रखूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। चले भाई, अब मैं डायग्राम से आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये सवाल क्या था। भाई ये चार्ज है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, चार्ज है। पहले को मैं नाम दे रहा हूँ Q1 का और दूसरे को मैं नाम दे रहा हूँ Q2 का। तो इनके दरमियान जो फासला था वो था 0.06 मीटर। इनके दरमियान फासला कितना था, 0.06 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं इनको करीब लेकर आता हूँ, भाई ये 0.01 मीटर, देखो ईच का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर। ये 0.01 मीटर करीब आ रहा है और ये भी 0.01 मीटर करीब आ रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, 0.01 मीटर। चले भाई, अब बताओ फासला कितना हो गया, यहां से 0.01 मीटर कम करो, यहां से भी 0.01 मीटर कम करो, तो कितना हो गया, ये हो गया 0.04 मीटर। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या रही, सेम। अब हमें क्या करनी है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, कूलम का फॉर्मूला लगाता हूं, F Q1 ओवर R स्क्वायर। पहले फोर्स की वैल्यू थी हमारे पास 5, फासला जो था वो 0.06 था, तो 0.06 था, ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0.06 का स्क्वायर आ गया। K Q1 Q2 इसकी वैल्यू आ गई। अब भाई देखो, Q की वैल्यू पे, Q1 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, Q2 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से K तो कूलम कांस्टेंट है, लिहाजा इन तीनों की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो K Q1 Q2 इन तीनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज वैल्यू कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करता हूं, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है ना। मैं क्या करता हूं, K Q1 Q2 की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है सवाल में ना Q1 की वैल्यू में कोई तब्दीली आई है ना Q2 की, और K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो मैं K Q1 Q2 की जगह इसकी वैल्यू रख देता हूं, F
0.06 का ये स्क्वायर हो गया, और नीचे r, अब की बार r कितना रखना है 0.04 ना, तो ये हो गया 0.04 का ये हो गया स्क्वायर, ये रख दिया। अब मुझे सिंपल सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर के, तो भाई f ये हमारे पास जो है 5 अपनी जगह है। अब देखो भाई 0.0 का मतलब है एक्सपोनेंट -2, 0.0 का मतलब है एक्सपोनेंट -2, और एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर कितना होता है -4। चलो भाई ये हो गया एक्सपोनेंट -4, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हो गया। इसी के साथ 0.0 का मतलब मैंने आपको बताया -2 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया -2 का स्क्वायर होता है -4। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये अब क्या हुआ कि -4 से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 36 को अगर मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 18, नीचे आ गया ओके 180 और नीचे आ गया 16। तो 180 को अगर ऊपर 160 होता और नीचे 16 होता तो आंसर क्या आता 10 आता, लेकिन ऊपर क्या है 180 है, नीचे 16 है। मुझे इतना अंदाजा है कि मेरा आंसर 11 पॉइंट समथिंग है। मुझे इतना, देखो प्रॉपर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है ना हमारे पास, लेकिन मैंने बगैर कैलकुलेटर की ये कैलकुलेशन की है और मुझे आइडिया है कि भाई इसका जो आंसर है वो 11 के आसपास है। तो अब देखो ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, 7.2, 11.25, 22.5, 45। कौन सा आंसर होगा 11.25 इस एमसीक्यू का क्या है आंसर है। जबकि मैंने प्रॉपर इसको सॉल्व नहीं किया और मैंने सिर्फ पहचान लिया कि मेरा आंसर जो है वो क्या है 11 पॉइंट समथिंग है, और मेरा इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो क्या है बी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली अपने कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करके हमारे इस सदका जारिया में हिस्सेदार बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।